जब विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या को दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई, तो जब विट्ठल माल्या की डेथ हुई तब उनकी उम्र लगभग 58 ईयर की थी। अब जैसे इसकी जानकारी विजय माल्या को होती तो वो भारत वापस आ जाते हैं। नॉर्मल फैमिली जब ट्रेजेडी झेलती है तो लोगों का शोक मनाने का माहौल थोड़ा अलग होता है, लेकिन बिजनेस परिवारों में अलग अलग बातें होती रहती है। वहाँ चर्चा शुरू हो जाती है कि अब बिजनेस को कौन संभालेगा। अब विट्ठल माल्या के बाद यूबी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट में कई लोगों को लग रहा था कि विजय खुद चेयरमैन बनेंगे, लेकिन माल्या के परिवार के पास सबसे ज्यादा शेयर थे और इनमें से विजय माल्या के पास यूबी ग्रुप के 2/3 शेयर थे, जो उन्होंने माल्या प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लिया था। तो खूब हंगामा होता है, कई रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी विजय माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं। अब चेयरमैन बनने के बाद समस्या ये थी कि पिता नहीं थे और यूबी ग्रुप के 4 रीजनल हेड और टॉप मैनेजमेंट खुद चेयरमैन बनना चाहते थे। तो विजय माल्या को शक था कि अगर मैं इन लोगों से सलाह लूंगा तो ये सही से सलाह नहीं देंगे। तो एक तरफ से विजय माल्या अकेले पड़ गए। इस समय उनके साथ सेंट जेलेवर कॉलेज के दोस्त जैसे दीपक आनंद, नरेश मल्होत्रा, योगेश देसाई, आलोक चंद्र भी थे। वो यूबी ग्रुप को आगे ले जाते हैं। वे सभी टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे और बहुत ही स्किल्ड थे और विजय माल्या उन सब पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जब विजय माल्या ने यूबी ग्रुप की कमान संभाली तो उन्होंने इसे संभाला। तब टर्नओवर 350 करोड़ का था और वैल्यूएशन 40 करोड़ के आसपास थी और वॉल्यूम सेल्स 3.8 मिलियन केस की थी। एक केस में 750 मिलीलीटर की 9 बोतलें होती हैं। तो चेयरमैन बनते ही जब माल्या ने बैलेंस शीट देखी तो उन्हें समझ में आ गया कि यूबी ग्रुप का असली मुनाफा शराब से हुआ है। तो विजय माल्या ने शराब पर ही फोकस किया। इसमें एक बात थी, यूबी ग्रुप की मेन सेल जो जनरेट होती है वो क्रेव फिप्सन से, यह यूबी ग्रुप का हिस्सा था जिसने जिन बनाया। इससे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन दूसरे मौसमों में इसकी बिक्री नहीं हो सकी, जिसके कारण पूरे सेल का प्रॉफिट बैलेंस हो गया। इसलिए विजय माल्या ने जिन की जगह दूसरी विस्की कैटेगरी पर फोकस किया ताकि मुनाफा बढ़े। इसे निपटने के लिए उन्होंने सबसे पहले उन विस्की पर कॉन्सेंट्रेट किया जो सभी सीजन में चलती थी और रॉयल रिजर्व और स्प्लेंडर जैसे नए ब्रांड लॉन्च किए और इसकी एक्सेसिव मार्केटिंग की गई। इसमें महीनों तक निवेश किया गया था, लेकिन वो दोनों सक्सेसफुल नहीं चल पाए और फेल हो गए। अब इसके चलते ये हंगामा जोरों पर है कि विजय माल्या यूबी ग्रुप को बर्बाद कर देंगे। ऐसे फैसले लेकर एचपी भगत और एम श्रीनिवास राव, जिनका विट्ठल माल्या के समय में रिवेन्यू जनरेट करने का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था, उनका नाम आगे आने लगा कि उन्हें कंपनी संभालनी चाहिए। दरअसल माल्या के परिवार को भी लगने लगा कि विजय माल्या को पीछे हट जाना चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन माल्या पीछे नहीं हटते हैं बल्कि अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। वो किंगफिशर में प्रवेश करते हैं। माल्या ने यहाँ पर नए ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने पुराने स्टेबलाइज ब्रांड पर काम करना शुरू कर दिया। विजय माल्या ने किंगफिशर बियर के प्रोडक्शन पर कुछ बदलाव किए। जैसे साउथ में बियर की मांग हमेशा बनी रहती थी, लेकिन नॉर्थ में बियर की मांग केवल गर्मियों में होती थी। ऑफ सीजन में नॉर्थ में प्लांट को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है, तो साउथ में बियर की डिमांड पूरी नहीं हो पाई। तो विजय माल्या ने इन सभी प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर दिया जो सीजन में बंद हो जाते हैं। नॉर्थ में बियर का प्रोडक्शन करते हैं और साउथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे होल भारत में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार हुआ। उन्होंने अपने ओपोनेंट को भी पछाड़ दिया। दूसरे बियर बोतलों में भरी जाती थी। वो शराब कंपनी के लिए बोतल एक बड़ा निवेश था। बियर की बोतलें डीलर द्वारा खरीदी गई और खाली बोतल लौटा दी गई, लेकिन ज्यादा मामलों में जब ये डीलर बोतल लौटाते थे तो उनमें से आधी बोतल टूट गई थी। वास्तव में जितनी बोतल उन्होंने ली थी उनकी संख्या वापस आने वाली बोतलों की संख्या से अधिक थी। अब जब डीलरों पर इस बात को लेकर प्रेशर डाला गया कि आप जितनी बोतल लोगे उतनी ही आपको वापस करनी होगी, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। जो कबाड़ी वाले होते थे या जो लोकल बोतल बनाते थे वो सस्ती बोतल उनसे खरीद लेते थे और फिर वापस कर देते थे, जिससे उनके लिए और भी समस्या खड़ी हो गई। तो होता यह है कि जो कंपनी है वो बोतल बनाने में बहुत पैसा खर्च करती है, तो उन्हें बड़ी मात्रा में अपना प्रॉफिट इसमें निवेश करना पड़ता है। तो विजय माल्या ने इसकी पहचान करी और इसे डिब्बे में बदल दिया। इसके साथ ही किंगफिशर की छवि एक हल्की बियर के रूप में थी, जिसमें अल्कोहल लगभग 4% था, क्योंकि लोगों को उसी कीमत में विस्की मिलती थी जिसमें अल्कोहल का प्रतिशत अधिक होता था, जिसमें नशा अधिक होता था, इसलिए लोगों ने उसे ज्यादा पसंद किया। लेकिन विजय माल्या ने 8% स्ट्रिंग अल्कोहल के साथ शराब पेश की और इसके आने के बाद बियर की और मांग बढ़ गई। इससे इतना मुनाफा होता है कि मोहन विकिन गोल्डन ब्रांड को बछाड़कर किंगफिशर साल 1986 में भारत का सबसे बिकने वाला ब्रांड बन गया। लेकिन माल्या यहाँ नहीं रुकते। आने वाले 2 सालों में बियर किंगफिशर को भारत के टॉप पर ले जाते हैं। किंगफिशर ब्रांड एक नाम और ब्रांड के होने की वजह से भारत में ये एक जीवन शैली बन गया, खासकर युवाओं में। और ये सब काम विजय माल्या ने छोटी छोटी तरकीबों से किया। दरअसल भारत में शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसलिए इसे निपटने के लिए विजय माल्या ने सरोगेट एड का नया तरीका ढूंढा। इससे किंगफिशर बियर की जगह किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर बोतल ये सब लॉन्च की गई और किंगफिशर बियर के विज्ञापन की जगह ये विज्ञापन किए गए। पूरे भारत में किंगफिशर के नाम पर आयोजन किए गए और फिर आयोजन के किंगफिशर के बोर्ड लगाए गए ताकि अगले दिन जब खबरें सुर्खियों में आए और तस्वीरों में भी तो उसे किंगफिशर नजर आए। किंगफिशर पुरस्कार भी स्टार्ट किए गए। हर जगह किंगफिशर शब्द का इस्तेमाल होता था। उन्होंने अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रखा है। साल 1988 में उन्होंने किंगफिशर डर्बी की भी शुरुआत की। हालांकि खेल का किंगफिशर बियर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें किंगफिशर का नाम आगे बढ़ाना था, इसलिए ये चीज की गई। और सबसे बड़ा फायदा किंगफिशर ब्रांड को तब हुआ जब माल्या ने किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर लॉन्च किए, जिसे अतुल कसबेकर ने शूट किया था। इस वजह से हर घर हर जगह किंगफिशर के चर्चे थे।